मौजूदा जो हालात हैं वो क्या बता रहे हैं? जो साजिश के तहत शर्म शेख में की जा रही है और इसका नतीजा कतई ज़ाहिर नहीं होगा। अगर ये बात कही जा रही है कि ये एक साजिश थी या कमज़ोर के खिलाफ ताकतवर का एक हरबा था, तो उसकी मज़ीद कैसे वज़ाहत की जा सकती है? सीज़ फायर बेसिकली ठीक है। अगर हम उसको जो है गज़ा के तनाजुर में देखें तो ये बात दुरुस्त है बिल्कुल। दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गजा में सीज फायर का ऐलान बड़ा शद्दोमत से किया गया था और मिस्र के शर्म शेख में दुनिया के कई ममालिक के सरबराहान वहाँ मौजूद थे, खुद डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ मौजूद थे। उस सीज फायर के जो नुकात थे उस पर गौर खौज के बाद उस पर दस्तखत हुए और बड़ा इसका तो उसको एहतशाम के साथ ये कहा जा सकता है कि उसको नाफिज किया गया। लेकिन सीज फायर के कुछ ही दिनों के बाद जिस तरह से वहां से खबरें आने लगी कि गजा में एक बार फिर से वहां पर बेचैनी का आलम है और जा बजा ऐसी खबरें आ रही है कि कहीं पर सेटलर्स का कोई गिरोह है जो किसी पर गोलियां चला देता है, कोई जो है एड्स का जो काफिला है उस पर हमले करके सामान की फराहमी को रोक देता है, तो कोई जैतून के खेत में किसानों को जाने से रोकता है। ऐसी कई खबरें आई हैं और कुल मिलाकर अब हालात ये पैदा हो गए हैं वहां पर कि किस वक्त क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और कोई ऐसा दिन नहीं बीता है जब 2 या 3 या 4 या 5 लोगों के मारे जाने की खबर ना आई हो। इस बीच खबर ये भी आई है, हालांकि ये रिपोर्ट जो है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से है कि जंगबंदी के बाद से तकरीबन 47 या 48 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं छिटपुट जो सीधे तौर पर सीज़ फायर की जो है वो खिलाफ वर्जी करते हैं, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो इस वक्त क्या ताज़ा सूरत हाल है और क्यों इतनी जल्दी ये हालात बदले हैं कि सीज़ फायर के बाद भी उस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पा रहा है। हालांकि कैदियों का तबादला भी हुआ और बंदियों का तबादला हुआ, यहाँ तक कि जो डेड बॉडीज़ थी उनका भी कुछ तबादला हुआ। लेकिन इन सब के बीच आखिर क्या ऐसी वजह है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देनी पड़ी है? धमकी आमेज जैसे डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स आए हैं। क्यों हमास का ये कहना है कि हमारे भी कुछ अपने जो है ज़रूरतें हैं या हमारे अपने कुछ हुकूक हैं, हम उससे दस्तबरदा पूरी तरह से नहीं हो सकते। इन हालात पर हम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए हमारे साथ आज 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ असलम रिजवी साहब हैं जो काफ़ी करीब से इन हालात पर नज़र रखते हैं और बैनुल-अक़वामी मुद्दों के ख़ास तौर से जो मिड ईस्ट और फ़लस्तीन और हालिया अभी जो इसराइल और ईरान का जो मामला हुआ था उस पर उनकी काफ़ी गहरी नज़र है। आपका बहुत इस्तकबाल है। और हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं अब्दुल वाहिद। इनकी भी ख़ास तौर से मिड ईस्ट को लेकर के जो बैनुल-अक़वामी जो इशूज़ हैं जो उन पर काफ़ी गहरी नज़र रहती है। इन्होंने एम्बेसी में भी काफ़ी वक्त दिया हुआ है, तो काफ़ी तजुर्बे हैं दोनों हमारे जो मेहमान हैं। असम साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि मौजूदा जो हालात हैं वो क्या बता रहे हैं? क्या ये सीज़ फायर की जा बजा जो खिलाफ वर्जियाँ सामने आ रही हैं ये कुछ मतलब ये और ज़्यादा पुख्ता हो जाएंगी, यानी सीज़ फायर हो ही मतलब नाफिजुल अमल नहीं हो पाएगा? हालांकि कुछ चीज़ें तो हुई हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, लेकिन ये हालात अभी क्या बता रहे हैं? एक लफ्ज़ है सीज़ फायर, जंगबंदी, और ये बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। लेकिन जितना ये खूबसूरत लफ्ज़ है, कभी-कभी ऐसा होता है कि इसके पीछे वो खूबसूरती नहीं होती है, बल्कि किसी कमज़ोर को दबाने के लिए और किसी मज़बूत को ऊपर ले जाने के लिए ये सीज़ फायर किया जाता है। और ये सिर्फ़ आज की बात नहीं है, बल्कि अगर आप तारीख़ का मुतालिया करेंगे, तो आपको ये मालूम होगा तारीख़ बशरियत का कि हमेशा ऐसा हुआ है कि किसी मज़लूम को दबाने के लिए सीज़ फायर के बहाने से जो ज़ालिम ताकतें हैं, उनको मज़बूत करने की नाकाम साज़िश और कोशिश की जाती है। ये सूरत-ए-हाल जो शर्म अल-शेख में, जैसा कि आपने फ़रमाया विशाल भाई, कि वहाँ पर मिस्र ने, अब्दुल फ़त्ताह सीसी ने तकरीबन 30 मुल्कों को बुलाया, जिसमें हमारा भारत भी शामिल था, कि आकर इस मसले को हल किया जाए। इसकी तारीफ़ होनी चाहिए, इसकी हिमायत होनी चाहिए। लेकिन क्या सच्चाई यही है जी। जो दुनिया बता रही है? क्या हकीकत यही है जो हम और आप सुन रहे हैं टेलीविज़न से, ख़ास तौर से वेस्टर्न मीडिया के ज़रिए से? ऐसा नहीं है, बल्कि हकीकत ये है
कि पूरी दुनिया में इसराइल, यहाँ तक के वेस्टर्न कंट्रीज में भी कोई ऐसा मुल्क नहीं था कि जहाँ पर इसके खिलाफ मुजाहरे न किए गए हों। बिल्कुल। और जब इसराइल के चाहने वाले अमेरिका ने ये देखा कि हर तरफ इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही है और जो वाक़ईन इंसान थे उन्होंने सड़क पर निकलकर इस जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, तो उसके जुल्म को दबाने के लिए शर्म शेख में एक साजिशी बैठक हुई और उसमें हमास के गोया जो जुल्म हो रहा था, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा था, उसे छिपाने के लिए ये कोशिश की गई। और ईरान ने तो पहले ही कहा था कि ये वो बैठक है कि जो साजिश के तहत शर्म शेख में की जा रही है और इसका नतीजा अतअन ज़ाहिर नहीं होगा, क्योंकि जब नीयत में खोट है तो नतीजा मुस्बत कैसे निकलेगा। अब्दुल वाहिद साहब, जब नियत पे खोट है तो नतीजा मुस्बत कैसे निकलेगा? लेकिन फिर भी दुनिया ने ये देखा कि हमास और इसराइल के बीच जो कैदी थे या जो बंदी थे, इधर हॉस्टेजेस थे, उधर जेलों में बंद कैदी थे, उनका तबादला हुआ। दुनिया ने देखा कि डेड बॉडीज भी जो है एक दूसरे को सौंपे गए रेड क्रॉस जो है उसके मीडिएशन से। लेकिन फिर अगर ये बात कही जा रही है कि ये एक साजिश थी या कमज़ोर के खिलाफ ताकतवर का एक हरबा था, तो उसकी मजीद कैसे वजाहत की जा सकती है? मुझे बोलना है इस पे। जी जी देखिए, ऐसा है कि जो मौलाना ने बताया अभी, सीज फायर बेसिकली ठीक है। अगर हम उसको जो है गजा के तनाजुर में देखें तो ये बात दुरुस्त है बिल्कुल। लेकिन दूसरा जो है सबसे इसका अहम पहलू ये है, जो ये सीज फायर किया गया है, इसके पीछे सबसे बड़ी चीज ये है, जो लोग सोशल साइंटिस्ट हैं या जिन्होंने समाजियात का मुताला किया है, जिन्होंने वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और ये सारी चीजों का तज्जिया किया है, वो लोग बखूबी जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो एक चीज है जिसको हम बोलते हैं अंडर करंट जो चीज चल रही है वो ये है कि हम चाहे यूरोप हो, चाहे मशरिक वस्ता हो, चाहे मुस्लिम ममालिक हो, चाहे क्रिश्चियन वर्ल्ड हो जिसको हम वेस्टर्न वर्ल्ड बोलते हैं, या फिर दुनिया का कोई और खित्ता, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हमने अभी रिसेंटली नेपाल वगैरह देखा, तो ये जो है एक गवर्नमेंट यानी रूलर्स वर्सेस कॉमन पीपल, एक कॉन्फ्लिक्ट का दौर चल रहा है। इटली के अंदर आप देखिए, जॉर्जिया मेलोनी जो हैं, उन्होंने सबसे पहले इसराइल की हिमायत की। उसके बाद जब प्रोटेस्ट हुए, वहां बहुत सारे शहरों में राइट्स वगैरह शुरू हो गए, तो उसके बाद क्या किया कि उन्होंने अपना स्टैंड तब्दील किया। ब्रिटेन के अंदर यही हुआ। अमेरिका के अंदर आप देखिए कि कई रोज से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई लाख अफराद सड़कों पे हैं। आपको मालूम है कि चाहे लॉस एंजलिस हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, इवन वाशिंगटन डीसी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट उस पे एरियाज में, लोकेलिटीज में मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट हुआ है। तो इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर वो जो है आवाम के अंदर एक उबाल है। और फलस्तीन के अगर हम तनाजुर में देखें तो पूरी दुनिया के अंदर, चाहे मुस्लिम दुनिया हो, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो, पब्लिक अपने मौजूदा हुक्मरानों के रवैये से नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है, लोग सड़क पे हैं। तो इसलिए ये हुक्मरान सीज फायर या इस तरह के उस पर मजबूर हुए हैं। तो मौजूदा जो ये है सूरत हाल, ये जो आप कह रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में तो सड़कों पर लोगों का आना दुनिया ने देखा, लेकिन दीगर ममालिक में, खासतौर से जो मुस्लिम दुनिया है, चंद एक मुल्कों को छोड़ दें तो फिर इस तरह से सड़कों पर लोग आते नजर नहीं आए, ना आवाज बुलंद करते देखे गए। ये ऐसा है कि जब हम मुस्लिम वर्ल्ड की बात है हमारी, तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उससे एग्री करता हूं। सबसे अहम पहलू ये है कि मुस्लिम जो दुनिया है, बिलखुसूस अरब वर्ल्ड, वहां एक तरह से जमहूरियत नहीं है, वहां पे एक बादशाही निजाम है। तो जब इस तरह का बादशाही निजाम होता है तो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि सोशल साइट्स पे या जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जो उनके अंदर न्यूज वगैरह जारी है, उसके ऊपर रिएक्शंस वगैरह कैसे आ रहे हैं लोगों के। जब आप इसको क्लोजली वॉच करते हैं, मॉनिटर करते हैं, जब आप ट्विटर वगैरह देखते हैं, फेसबुक वगैरह देखते हैं, तो जो लोग क्लोजली मॉनिटर करते हैं और जो वहां का भी, जैसे सऊदी गजट ठीक है, गवर्नमेंट का अखबार है, द नेशनल यूएई गवर्नमेंट का अखबार है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर हैं जैसे अश-शरक़ अल-वसत या उसके अलावा दूसरे अखबार हैं, अगर आप देखें मिडिल ईस्ट रिपोर्टर है, ऐसे, तो हम जब
मालिक के और उन अखबारात पे और उनके जो रिएक्शंस देखते हैं सोशल मीडिया पर पब्लिक का, तो हमें लगता है कि पब्लिक के अंदर एक अंडर करेंट अपने रूलर्स को लेकर एक जो है रेजनमेंट है, और वो उस रेजनमेंट के लिए जो है उनकी पूरी कोशिश है। यही वजह है कि आप देखिए रिसेंटली अभी कुछ तो अब्दुल वाहिद हफ्ते साहब, पहले कहीं की बात है। आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि जो असलम रिजवी साहब कह रहे थे कि एक ये साजिश थी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में खास तौर से जिस तरह से एक उबाल देखा जा रहा था इसराइल के खिलाफ, यहां तक कि इसराइल को मदद करने वाले मुल्कों के खिलाफ, अपने ही मुल्कों के खिलाफ, जैसे आप हमने देखा कि इटली में क्या हुआ, हमने देखा स्पेन में क्या हुआ, तो आपके ये कहना चाह आप उसमें और ऐड ऑन कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अरब ममालिक में भी कहने के यही हालात थे और उन्होंने भी वक्ती तौर पर इस उबाल को दबाने के लिए ही इस तरह की कुछ अग्रीमेंट कर लिया जल्दबाजी में। इसीलिए 15-20 रोज पहले एक हार्ड लाइनर मौलाना जिनको जेल में डाला था सऊदी गवर्नमेंट ने, उनको रिहा करना पड़ा, इनको बहुत सारे प्रोग्राम मंसूख करने पड़े, और मोहम्मद बिन सलमान अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं हार्ड लाइनर के भी साथ हूं, या मैं कोई दीन का मुखालिफ नहीं हूं। तो ये जो है इनको ये जो सॉलिडेरिटी और खास तौर से कतर पर इसराइली अटैक के बाद जो ये शो करना पड़ रहा है उनको, तो पब्लिक के अंदर जो ये सॉलिडेरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसी का रिफ्लेक्शन है। हुक्मरान तबका वो जानता है, उसकी अपनी इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, उसको मालूम है कि सूरत हाल ठीक है क्या अब्दुल वाहिद साहब, मैं जरा पब्लिक असलम के साहब से अंदर। यही सवाल को लेकर फिर आगे बढ़ता हूं। असलम साहब, आपने जो बातें कही लगभग उसी बात को अब्दुल वाहिद साहब भी मान रहे हैं, एक अंडर करंट का इशारा दे रहे हैं। मेरा अब सवाल यहां पर यह है कि हम देख क्या रहे हैं? ठीक है, हमने ये देखा था कि किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ में और दीगर मुल्कों में जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग सड़कों पर चले आए थे, और हमने उसका एग्जाम्पल देखा था कि किस तरह इटली में हो, चाहे स्पेन में हो, या फिर दूसरे यहाँ तक कि न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, अमेरिका में भी इसको लेकर मुजाहरे हुए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके आगे क्या? अगर उसे एक फर्स्ट फेज मान ले तो ये सेकेंड फेज है, इसका अंजाम किस तरह से आगे बढ़ेगा? ये क्या गजा के लोगों को सुकून नहीं मिलने वाला है फिलहाल? जी, सवाल आपका विशाल भाई बहुत प्यारा है कि फिलहाल हालात जो दिखाई दे रहे हैं वो चंद सालों तक गज़ा के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं जो हालात हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि ये इज़राइल ने इसे अपनी नाक का मसला बना रखा है। और आप ये देखिए कि एक हमास को अगर मान भी लिया जाए कि वो गलत हैं, जबकि मैं गलत नहीं मानता हूँ, अगर उनको गलत मान भी लिया जाए तो उन लोगों को ख़त्म करने के लिए 75,000 से ज़्यादा लोगों को जा बहक करना, ये कहाँ की इंसानियत है? मैं ये बात हम सब जानते हैं कि इतने लोग वहाँ मारे गए हैं, लेकिन मुझे कहना ये है आपके सवाल के जवाब में कि आपने कहा गज़ा की सूरत हाल मुस्तक़बिल में और फ्यूचर में क्या होने वाली है। यकीन जानिए हालात बहुत अच्छे नहीं होने वाले हैं, और मुस्तक़बिल में भी ये मज़लूम जो हैं इसी तरीके से मार खाते रहेंगे। और इसकी एक वजह हमारे अब्दुल वारिस साहब, नाम अब्दुल वाहिद साहब, क्या नाम बताया आपने? जी हाँ, अब्दुल वाहिद जी। अब्दुल वाहिद साहब ने बहुत अच्छे से और बहुत ही खूबसूरती से इसको बताया कि अरब ममालिक की जो गफलत है वो गफलत असल में नहीं है, बल्कि वो उनका खौफ है। क्योंकि अगर वहाँ के लोग बेदार हो जाएं, आप जानते हैं विशाल भाई कि गज़ा ने बहुत कुछ दिया है इस दुनिया को। कहते हैं शहीद का खून रंग लाता है। इस गज़ा से बहुत से लोगों की हकीकत जो है आया हुई है, और सबसे ज़्यादा खौफ अगर गज़ा से किसी को है तो मैं एक जुमला कह रहा हूँ, शायद कोई कबूल ना करे, इज़राइल से ज़्यादा अरब ममालिक को खौफ है। क्यों? इसलिए कि इनकी मजलूमियत की वजह से वहाँ के जो लोग थे उनमें एक जोश पैदा हुआ, और उन्होंने एक तरह से, उनको परमिशन नहीं है, उनको इजाज़त नहीं है कि वो फ़िलिस्तीन का परचम लेकर वो सड़क पर निकलें। ये काम आप वेस्टर्न कंट्रीज में कर सकते हैं कि आप फ़िलिस्तीन की हिमायत में झंडा परचम लेकर निकले, अमेरिका में कर सकते हैं, कनाडा में कर सकते हैं, लेकिन अरब ममालिक में इसलिए नहीं कर सकते कि उन्हें मालूम है कि अगर ये सड़क पर निकल आए तो आज वो इसराइल के खिलाफ नारा लगा रहे हैं, कल इसराइल के दोस्तों के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करेंगे। और जब इसराइल के दोस्तों के ऊपर आंच आएगी तो सबसे पहले इस आंच का जो जो झुलसेगा वो यही अरब होगा कि जो जिसे कहा जाए इसराइल और अमेरिका की गुलामी में जी। मसरूफ़ है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि इनकी चूंकि बुनियाद इतनी कमज़ोर है,
इसलिए ये डरे हुए हैं। और आप देखिए ज़्यादातर जो है मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनमें आपको अमेरिकन फौज मिलेगी। ये इसलिए इसलिए है क्योंकि लोग जो हैं वहाँ पर इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद न करें, और अगर बुलंद करेंगे भी तो इनके खिलाफ जो है ये फौज इस्तेमाल की जाएगी। जी। आप एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए, बहरीन हाँ। एक छोटा सा मुल्क है कि जहाँ पर 10 से 12 लाख की आबादी है। वहाँ के जो लोग हैं वो 80% लोग बहरीन के आले खलीफा के मुखालिफ हैं। लेकिन वो बचा क्यों बचे क्यों हैं? इसलिए कि वहाँ पर अमेरिकन फौज है और वो उनको बचा रही है। तो मसला, आपका सवाल ये है कि गज़ा के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो सूरत हाल है वो यही है कि इनको और भी पिटना होगा और भी मार खाना होगा। ठीक है। इन अब्दुल भाई साहब, एक सवाल मुसलमानों यहाँ की पर वजह मैं से। उठाना चाहूंगा। आप कह रहे थे अंडर करंट का जिक्र कर रहे थे आप, लेकिन इस अंडर करंट में तो हमने ये देखा कि जब कतर पे हमला हुआ तो कतर ने फिर से अमेरिका से जो है वो एक तरह से मदद ही चाही, और अमेरिका ने फिर से अश्योर किया है कि कतर पे हमला का मतलब कि अमेरिका पर हमला, यानी कतर पे कुछ होता है तो अमेरिका साथ खड़ा होगा। और उसके बाद हमने ये देखा कि सऊदी अरब ने जो है पाकिस्तान से डील कर लिया। फिर अभी सुने में आ रहा है कि जो कतर और सऊदी अरब के साथ, कतर और अमेरिका के साथ जो डील है उसी तरह की का समझौता है फिर से एक बार अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हो गया है। तो ये सब तो देखने में ये लग रहा है कि ये सब अपने अपना घर बचाने पे पड़े हुए हैं, जैसा भी असलम साहब कह रहे हैं। तो ये वाकई मतलब ये खौफ का ज्यादा मामला ना कि गफलत का। गफलत तो कैसे हो सकती है? गफलत तो माना ही नहीं जा सकता। या तो आप हद दर्जा जो है आप मसलहत से काम ले रहे हैं, या वाकई आप खौफ में हैं। तो ये खौफ कहां ले जाएगा इस पूरे मिडिल ईस्ट को, इस अवाम को, इस कौम को? गफलत नहीं है, ये एरोगेंस है और एक खौफ है, दोनों हैं। तो जब खौफ और एरोगेंस दोनों का मिक्सचर होता है तो आप फिर आलम अरब का जो है देखिए आप उसको, कि फिर उसका रिफ्लेक्शन जो है वो आलम अरब के हुक्मरानों के तौर पर होता है। जो ये सूरत हाल है, एक वो है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। ये जो पूरी सूरत हाल है आलम अरब की, और बिलखुसूस देखिए ये के अंदर मकबूल रहनुमा नहीं है। हमें देखने में लगता है कि ये लोग हैं एक जो है, लेकिन ये अवाम के तौर पर, या आप जो है आज सर्वे करा के देख लीजिए इंडिपेंडेंटली, अगर कोई भी इदारा दुनिया का सर्वे करा के देखना चाहे, जो बात मैंने कही है वो बात ऐसे ही नहीं आई है। आप देखिए वाशिंगटन पोस्ट के अंदर अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का कंसोर्शियम है, उसकी पूरी रिपोर्ट आई है इसराइल की किस तरह से मुत्तहदा अरब इमारात, कतर, सऊदी अरब, बहरीन और इवन खलीफतुल मुस्लिमीन का दावा करने वाले तुर्किया वगैरह जैसे ममालिक ने, जिस वक्त ये जंग चल रही थी उस दौरान भी वो मिलिट्रली या लॉजिस्टिक सपोर्ट इसराइल को कर रहे थे। ये अपनी सिर्फ हुकूमत बचा रहे हैं, ये अवाम दो नहीं है। अवाम और हुक्मरानों के बीच बहुत जल्द अभी गजा चल रहा है पूरे मुस्लिम दुनिया के अंदर। अनकरीब आप देखेंगे विद इन 5 to 10 years एक बहुत बड़ी एनार्की, एक बहुत बड़ा जो है उबाल आने वाला है। तो वोलेटाइल सिचुएशन, दे आर इंचिंग वेरी क्लोजर। एक उबाल तो माफ कीजिएगा हमने देख लिया किस तरह से उबाल आया खून में, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान भिड़ पड़े। ये उबाल कहीं और क्यों नहीं आता? नहीं, देखिए वो जो है उबाल इसलिए नहीं आता है कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल गया, वहां अभी वो स्पेस नहीं मिल पा रहा है। जैसे मैं मिस्र की बात करूं, 700 साल के बाद पहली दफा जमहूरियत आई, मोहम्मद मुर्सी नाम के एक शख्स को सदर बनाया जाता है, वो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जरिए, यानी फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है। उसके बाद आप देखिए पूरी जो है ह्यूमन राइट्स वॉच की है रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के अंदर 10 से 15 हजार बोला जा रहा है। इंडिपेंडेंटली बहुत सारे इदारे हैं जो इससे कहीं ज्यादा तादाद बताते हैं, जिनको जिंदा जला दिया गया, जो मुर्सी सपोर्टर प्रोटेस्टर्स थे। तो इस तरह से जब सप्रेस किया जाता है किसी पब्लिक मूवमेंट को, पब्लिक आंदोलन को, हम थोड़ा इसको गजा पे मरकूज करें अपनी बातचीत को। गजा में क्या सूरत हाल अब क्या बनने वाली है? क्या इसराइल इसी तरह से खिलाफ वर्जियां करता रहेगा? क्या इसराइल के सेटलर्स जो हैं वो फ़लस्तीनी और गजा के किसानों को जो खेतों में जाते हैं उनको परेशान करेगा, उनके सामान को लूटेगा और एड के काफिले पर हमला करेगा, गोलियां चलाएगा? और फिर क्या इसका बहाना बना के इसराइल फिर से, देखिए इसराइल ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की उसका एक वजह बना के उसने एयर स्ट्राइक भी कर दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये एयर स्ट्राइक का जो सिलसिला है ये फिर क्या शुरू होने वाला है, या फिर इसको जो भी गारंटर कंट्रीज है वो इस पर कुछ मुदाखलत करेंगी? पहले आप छोटा सा जवाब दे दें, फिर मैं असम साहब से जवाब लूंगा। जी अब्दुल भाई साहब। गारंटर
जो हैं इसके, चाहे जितने मालिक बैठे थे शर्म शेख के अंदर, जो अभी रिसेंटली 4-5 रोज पहले कॉन्फ्रेंस हुई है, पीस कॉन्फ्रेंस, उसमें जितने अफराद बैठे हुए थे, ये सारे के सारे वो हैं जिनके अपने मफादात हैं, जिनकी खुद इसराइल से ट्रीटीज हैं, जिनके खुद खुद डील वगैरह हैं उनसे। तो इसलिए मुझे कोई जो है इसका वैसा सिनेरियो दिखाई नहीं देता। और ये तो सिर्फ एक पीस ट्रीटी है। आप देखिए कि इसराइल ने तो ओस्लो अकॉर्ड वायोलेट किया है, वो अकॉर्ड जिस पे उस वक्त के इसराइली वजीर आजम ने दस्तखत किए, जिस पर यासिर अराफात के साइन हुए, जिसको कभी नहीं माना। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की ओवर ए डजन ऐसी रिजोल्यूशन है जिनको इसराइल ने नहीं माना है। तो ये पीस ट्रीटी को मानेगा जो कि यूएन ब्रोकर्ड नहीं है, जो सिर्फ ट्रंप ब्रोकर्ड है। तो ट्रंप की खुद अपनी अफादियत नहीं है, कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। वो जो है पुतिन के साथ बैठे, बोले कि विद इन आवर्स देयर विल बी एंड ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर। क्या हुआ? पूरी दुनिया देख बिल्कुल रही है। ठीक है। तो मैंने वही ट्रंप कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर भी उस तरह से भरोसा आखिर कोई क्यों नहीं कर पा रहा है। असलम साहब, अब चूंकि हम अपनी बातचीत को बहुत जल्द अब इसको इख्तिताम तक पहुंचाएंगे, तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आगे क्या होने वाला है। दरअसल क्या इसी तरह से गजा के लोग जुल्म और ज्यादती का शिकार होते रहेंगे? क्या ये जो शर्मा शेख का जो कुछ हुआ, क्या ये महज एक मतलब कागजी पुलिंदा बनकर रह जाएगा, या इसमें आप कुछ देख पा रहे हैं? जैसा अब्दुल वाहिद साहब कह रहे हैं कि कुछ अंडर करंट है, ये अंडर करंट मतलब कब तक, कुछ अगर है तो वाकई कब तक है, क्या हो सकता है? ये जो हमने अभी एक जोश देखा अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान में, इस तरह का जोश गजा के मामले पर क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए, आपके ही चैनल में मैंने खुद सुना था कि एक बार ये बात कही गई थी कि जिस पर दुनिया अला ज़ाहिर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है कि वो सुपर पावर है, यानी डोनाल्ड ट्रंप, खुद वो शख्स ऐसा है कि जिसका कोई नज़रिया नहीं है, उसमें उसके नज़रिए में स्टेबिलिटी नहीं है, मैं यूँ कह सकता हूँ। और वो जो भी मुंह में आता है वो कह देता है बगैर सोचे समझे। और ये अजीब व गरीब इत्तेफाक है कि एक सुपर पावर को ऐसा जिसे कहा जाए कि प्रेसिडेंट मिला है। तो जब ऐसे लोग गजा के सिलसिले में आगे आएंगे कि जिनके यहाँ खुद जो है स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती है, तो कैसे गजा के मसाइल हल होंगे और फ़िलिस्तीन के मसाइल हल होंगे। दूसरी तरफ आप देखिए विशाल भाई के महमूद अब्बास की मिसाल बिल्कुल अरबों वाली है जी। कि उनसे जो कहा जाएगा वो करेंगे। हमास की मुखालफत सिर्फ इसलिए की जा रही है कि हमास ने अपने हुकूक के लिए एक फ्रीडम फाइटर की हैसियत से मुकाबला किया, और जो भी इनके मफादात के मुकाबले में आता है उसको ये दहशतगर्द और आतंकवादी कहकर उसे जो है दुनिया में जलील और रुसवा करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि इस मर्तबा मामला उल्टा हो गया कि जो लोग हमास को आतंकवादी कह रहे थे, जबान से कहें या ना कहें, लेकिन हमास के मारने वाले को लोगों ने अमली तौर पे आतंकवादी कहना शुरू कर दिया था। इसीलिए ये सारा खेल खेला गया शर्म शेख में, ताकि अपने दोस्त लेकिन मेरा इजराइल एक को छोटा सा सवाल, बचाया असलम जा साहब, सके। अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो जिन लोगों ने अपनी जानों पर खतरा मोल लेते हुए, चाहे वो स्पेन में या इटली में या ऑस्ट्रेलिया में या ब्रिटेन में, सड़कों पर निकल आए और अपने इंतजामिया जो मकामी है या उनसे टकरा गए वो लोग, क्या उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही होगी? क्या हम फिर ये देख सकते हैं कि फिर कोई ऐसा एक सीरीज ऑफ या इवेंट्स ऑफ हम देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट फिर से शुरू होगा? क्या आप ऐसा कुछ देख रहे हैं? आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, उबाल। जी। उबाल का मतलब ये होता है कि उसका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। जब जहां भी लफ्ज उबाल इस्तेमाल किया जाएगा उसमें वो पायदारी नहीं पाई जाती है। तो ये एक उबाल था, और ये उबाल जो है वक्ती था। लेकिन मैं एक बात अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में कि यूरोप हो या अमेरिका हो या दुनिया के कहीं कोई भी मुल्क हो, वहाँ की हुकूमतें गलत हो सकती हैं, लेकिन वहाँ के लोग बहरहाल बेहतर होते हैं। उनमें एक कमी होती है कि वो जो है वो गलत लोगों का इलेक्शन में इंतखाब कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मसलन अमेरिका की बात कर लिए, वहाँ दो ही पार्टी मेन है, तो उनमें से किसी को टेक एनी वन वाली बात होती है, किसी एक को लेना है। तो जो दोनों ही खराब होते हैं और दोनों में से किसी एक का इंतखाब होता है, अगर वाकई दुनिया में अच्छे लोग आ जाएं और इस बागडोर अपने हाथ में लें अपनी हुकूमतों की, अच्छे लोग, तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। उसमें गजा को भी मैं शामिल कर रहा हूँ। ठीक है अब्दुल वाहिद साहब, इसे कंक्लूड करना है
हम ये जानना चाहेंगे कि अब क्या हो सकता है, क्या होगा, और फिल वक्त क्या, जैसे इसराइल ने कहा है, कमिटमेंट आई है इस तरफ से, कुछ ऐसी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि दे आर गोइंग टू रिस्ट्रेन देमसेल्फ विद द सीज फायर। तो क्या ये एक मजबूरी होगी वक्ती तौर पर, या फिर ये जो एक ये मीडिया का एक शोषा था या क्या था कि बार बार ये खबरें आ रही थी कि बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ बहुत सारे अंदरूनी मामले चल रहे हैं उनके मुल्क में, जैसे ही जंग का सिलसिला थमेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, इसलिए वो चाहते हैं कि लगातार किसी न किसी से कोई ना कोई फ्रंट खुला रहे। क्या है इसकी हकीकत, कंक्लूड करेंगे जी अब्दुल भाई। जी, आपने बोली अभी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। सूरत हाल यही है, उनके बहुत सारे कच्चे चिट्ठे जो पुराने थे वो सारे के सारे खुलने शुरू हो गए हैं, पेशियां शुरू हो गई हैं। और दूसरा सिनेरियो ये है कि खुद इसराइल के अंदर एक बड़ा तबका रोड पे है, सड़क पे है, नेतन्याहू के खिलाफ है। तो देखिए, दुनिया यानी अवाम जो है, जिसको बोलते हैं कि आवाज खल्क नखारे खुदा होती है, तो अवाम जो है इस वक्त फलस्तीन की हिमायत में है, एग्रेसर्स के खिलाफ है, और जितनी जुल्म और जबर की ताकतें हैं अवाम इसके खिलाफ है। और यही अवाम जो है वो अब बहुत जल्द सिनेरियो चेंज होने वाला है। मैंने बोला कि देखिए 50-60 साल लग गए, 70-80 साल लग गए, तो ये जो है, जो इन्होंने बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट खड़ा किया है, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इतना बड़ा वक्त नहीं लगेगा। देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग आफ्टर डार्क क्लाउड्स। तो हमें इसको जो है मद्देनजर रखते हुए देखना पड़ेगा। और बहुत ही जो है, ठीक है, इस वक्त खून खराबा हो रहा है, खूनरेजी हो रही है, जानों का सियां हो रहा है, लेकिन उसका सबसे खुशाइंद पहलू ये है कि एक बाशऊर तबका, जिसको हम समझते थे कि नहीं, क्रिश्चियन वर्ल्ड से कोई आवाज नहीं आएगी, वेस्टर्न वर्ल्ड से आवाज नहीं आएगी, दे आर ब्लाइंडली सपोर्टर्स टुवर्ड्स इसराइल, ये सब चीजें फेड हो रही हैं। अब इसराइल के खिलाफ मगरिब खड़ा हो गया है। नोम चॉम्स्की का एक बहुत मशहूर कौल है, जो उन्होंने कहा था कि इसराइल का सवाल उस वक्त शुरू होगा जब मगरिब की अवाम इसराइल के खिलाफ खड़ी होगी। आज सूरत हाल वही है। इसराइल का या जो भी लोग जालिम और जाबिर हैं, उनका जवाल शुरू हो चुका है, लेकिन चूंकि वो टाइम टेकिंग है तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन इसराइल के जुल्म और जबर के अंत की शुरुआत हो चुकी है। ये गजा का चैप्टर बता रहा है पूरी दुनिया को, और अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए कभी ये शर्म शेख में मुलाकात करते हैं, वहां से कोई एलामिया जारी होता है, ये इनकी एक्सरसाइज चलती रहेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल मेहमान का। आप कुछ इसमें और मजीद जोड़ना चाहेंगे असलम साहब? जी, मैं सिर्फ एक शेर, ये जो सूरत हाल है और मेरा पसंदीदा शेर है कि जो गज़ा के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ है और उसके बाद जो शर्म शेख में बैठक हुई है वगैरह वगैरह, इस पस मंज़र में सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहता हूँ और इसी पर अपनी बात को मुकम्मल कर लूँगा। कि शायर ने कहा कि कुछ अपने कद को ऊंचा दिखाने के वास्ते, कुछ अपने कद को ऊंचा दिखाने के वास्ते, लाशों पे कितने लोग खड़े हैं न पूछिए, लाशों पे कितने लोग खड़े हैं न पूछिए। बहुत खूब। मुझे लगता है कि अब इसमें मजीद कुछ कहने को रह नहीं गया है, लेकिन हाँ, बस ये है कि हालात किस तरह से आगे बदलेंगे, क्या रुख होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ख़ास तौर से इसको लेकर के एक ज़बरदस्त अवेयरनेस आ गई है कि सच क्या है, जुल्म कहाँ है और कहाँ पर बेबसी है। दूसरी तरफ ये जो अब्दुल बारी साहब कह रहे थे कि जो सो कॉल्ड मुस्लिम या अरब कंट्रीज़ है, वहाँ भी अवामी सतह पर इसको लेकर के काफ़ी बेचैनी है, लेकिन ये है कि एक वक्त दरकार है जब जो है ये एक तब्दीली लाने के लायक बन सकता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप इस प्रोग्राम से बने रहे, आप मेहमानों का भी शुक्रिया।